सर्वप्रथम तर मी धुळ्याची जी जनता आहे त्याचा धन्यवाद देण्यासाठी आलेलो आहो की त्यांनी भरभरून आम्हाला मतदान दिलं होतं. 10 कॉर्पोरेटर्स आमचे निवडून आले होते आणि काही कॉर्पोरेटर्स खूप कमी फरकाने त्यांचा पराभव झाला होता. आम्ही ऋणी आहे धुळ्याची जनताचे आणि आम्ही ज्यांना जे वचन दिले होतं की आम्ही आमचे कॉर्पोरेटर्स निवडून आल्यानंतर आम्ही चांगल्या रीतीने काम करू, त्याचा आढावा घेण्यासाठीही आलेलो आहो. आणि दुसरा म्हणजे आमचे इथे पार्टीचे जे सिनियर लीडर आहे इर्शाद जागीरदार साहेब, त्यांनी आज एक चांगला कार्यक्रम ठेवला होता. 3000 गोरगरीब मुलांना वह्या वाटप, पुस्तकं वाटप करण्याचा जे कार्यक्रम होता त्याच्यासाठी आलेले आहे. आमचे नवीन अपॉइंट झालेले युवा अध्यक्ष जे आहे सनी वाडेकर, त्यांचा हे तालीमचा उद्घाटन करायचं होता, त्यांची इच्छा होती तर ते करायला आलेले आहे. आणि लोकांचा उत्साह, लोकांचा जल्लोष बघून हे खूप आनंद वाटतं की आज ही जे लोक आहे ते MIMशी जोडलेले आहे. धुळ्याला जे भरभरून लोकांनी मतदान केलं, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 126 आमचे कॉर्पोरेटर्स निवडून आले आणि अनेक शहरामध्ये अशी परिस्थिती आहे की स्वाभाविकपणे त्यांना विरोधी पक्षाची जी खुर्ची आहे ते मिळायला पाहिजे होती. जे आज धुळ्यामध्ये आहे तीच परिस्थिती नांदेडमध्ये आहे. आम्ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आहे. पण निवडणूक झाल्यानंतर काही वेगवेगळ्या पार्टीजला विकत घेऊन, काही कॉर्पोरेटर्सला विकत घेऊन एक गट तयार करण्यात येत आहे. लोकांची पसंत काय होती? लोकांची पसंत जे आहे ना ते MIM विरोधी पक्षामध्ये बसायला पाहिजे होती. धुळ्यामध्ये ही असं परिस्थिती आहे. आता नांदेडचे जे आमचे पदाधिकारी आहे ते हायकोर्टामध्ये गेलेले आहे. इर्शाद जागीरदार साहेबांनी सांगितलेले आहे की आम्हाला हे नाही मिळाली तर आम्ही हायकोर्टामध्ये जाऊ आणि तिथे न्याय मागू. आता आम्हाला सवय लागलेली आहे, आम्ही लढणारे लोक आहे, लढू. खोटे नाटे मौलाना पण खूप मार्केटमध्ये आलेले आहे. ते भाजपवाले त्यांना पैसा देतात आणि हे पोपटाचे असं काहीतरी वक्तव्य करतात आणि त्यांना असं वाटतं की आपण अशा प्रकारचं वक्तव्य केल्यानंतर आपण मोठे होणार आहे. तुम्ही त्यांना मौलाना म्हटलं, मी म्हणतं ते असे खूप सारे दुकानदार आलेले आहे जे मार्केटमध्ये आता भाजपच्या इशाऱ्यावर हे सगळे लोक काम करण्याचा धंदा करत आहे. हम तो ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, उन्होंने बोल देना चाहिए कि छात्रों, हम ये पेपर मार्केट में बेचने वाले हैं, अगर इतना पैसा अगर हमारे को दे डाले तो हम मार्केट में नहीं बेचेंगे करके उसमें, क्योंकि ये जो धंधा चलाया जा रहा है ये सरकार का आशीर्वाद अगर नहीं रहा तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पेपर इतनी आसानी से फुट जाता है। मार्केट के अंदर है तो उसको सौदा किया जाता है, जिसके पास पैसा है वो खरीद लेता है। लोग बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं उनकी मेहनतों के ऊपर पानी फिर जाता है। अगर सही मानों में अगर नरेंद्र मोदी साहब इतनी स्वच्छ प्रतिमा के हैं तो उन्होंने फौरन एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर कि इतने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस मंत्री को है तो उन्होंने उसका इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उसमें। लेकिन तुम नहीं इस्तीफा लेकर आज छात्र पूरे देश भर के अंदर एक नाराजगी का माहौल है। तुम ये कह रहे हैं कि नहीं हम बेईमानी को पनपने देंगे, तुमको क्या करने का है तुम कर लो, सड़क के ऊपर बैठो, आंदोलन करो, तुमको जो सोशल मीडिया के ऊपर चलाना है चलाओ, हम बेईमानों का साथ देंगे। की पहचान जो है वो इतना बड़ा स्कॉलर वांगचुक आज 18वां दिन है, 18 दिन से वो भूख हड़ताल के ऊपर है और गवर्नमेंट का एक मंत्री, एक सेक्रेटरी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पर जाकर कम से कम वो उसका मुद्दा क्या है वो बात कर सके करके। देखिए सरकार ने साफ कर दिया है, तुम बैठो रोड के ऊपर, मरना है मर जाओ, हम हमारा जो हुक्मशाही हमारी है वो हमारी हुक्मशाही हम जारी रखेंगे करके। शाही के लिए बहुत घातक है मैं समझता हूं। और मुझे वो दिन दूर नजर नहीं आ रहा है जब नेपाल के अंदर एक आक्रोश जब हुआ और नौजवान सड़कों के ऊपर उतरे तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को अपने घरों से खदेड़कर रोड के ऊपर लेकर आए। तो वो दिन मेरे हिसाब से अगर सरकार समझ रही है कि हम अपनी मनमानी करेंगे तो जो नेपाल में हुआ है वो भारत में होने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने जिस भगवान का नाम लेकर सत्ता में आए हैं, जिन्होंने उसी भगवान का नाम लेकर है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके हैं, आज उस भगवान के घर से चोरी हो रही है। मोदी जी हर छोटी छोटी बात के ऊपर है तो ट्वीट करते हैं, कम से कम एक बयान इसके बारे में भी दे दे कि हम जिसके नाम के ऊपर, भगवान राम के नाम के ऊपर हमने इतने साल है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके हैं और आज भी उन्हीं के नाम के ऊपर अपना राजनीतिक धंधा हम चला रहे हैं, उनके घर से
उनके मंदिर से चोरी हो जाती है और हुकूमत खामोश बैठी है, तो आप सोच लीजिएगा। हम जो बार बार कहते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है कि भगवान के राम के नाम के ऊपर ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। इसमें राजनीति खत्म, सत्ता में आ गए हैं। अब कौन भगवान और किसकी चोरी और कहाँ से चोरी है, तो कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत हुआ करती थी, भ्रष्टाचार उनके भी दौर में हुआ करता था उसमें, लेकिन हम स्वच्छ प्रतिमा के हैं। अ पार्टी विद अ डिफरेंस बोल के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आप खुद देख लीजिएगा, कोई अधिकारी की पोस्टिंग, मैं नहीं समझता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि एक IAS और IPS ऑफिसर की पोस्टिंग के लिए मंत्री पैसे मांगता है। आप पूछ लीजिएगा, अगर कोई खरीब के अगर होंगे आपको कि अच्छी पोस्टिंग अगर चाहिए, तो मंत्री खुलेआम दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि इतना पैसा दो तो तुमको ये पोस्टिंग मिलेगी। आज PI की पोस्टिंग के लिए है तो लाखों रुपए की बात नहीं हो रही है, करोड़ों रुपए एक PI की पोस्टिंग के लिए। किसी को क्राइम ब्रांच के अंदर जाना है तो आप पता कर लीजिएगा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग के लिए है तो कितने करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं। जाने दीजिए, बहुत बहुत मुबारक। MIM अकेले रहेगी साहब इनके जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए। हम मैदान में डट के खड़े रहेंगे। तो भविष्य में आप कांग्रेस के साथ देंगे क्या? साथ देंगे क्या? किस हिसाब से साथ देंगे? मतलब अब जब विरोधी के बाकी में ज्यादा लोग नहीं है, अभी एनडीए अपना शरद हमने तो हर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस से ये कहा कि अपने झूठे अहंकार में मत रहो, अपनी कमजोरी को समझो, हमें भी अपने साथ में लेकर चलो। लेकिन गलत फहमी का शिकार कि हम इतने साल से है और MIM क्या है करके, MIM क्या है अब आप उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है उसमें। तो हमारा साथ देने का सवाल नहीं है। उनकी आंखें कब खुलने वाली है कि MIM की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है, हमारी मजबूरी हो जाएगी कि MIM को साथ में लेना।